दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अभी रिसेंटली ये डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड कहिए, ये इंस्टॉल किया है ताकि कुछ और बेहतर ढंग से आपके साथ में चीजें डिस्कस हो सकें। तो कुछ अगर मिस्टेक्स हो तो उनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी उतना बढ़िया चलाना नहीं आता। आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा कि दीवानी दावा, जो सिविल सूट जो है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं पर्टिकुलरली। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट एक सिविल सूट जो ड्राफ्ट किया हुआ है, मैंने ड्राफ्ट किया था काफी टाइम पहले, और उसके बेसिस पे हम सीखेंगे कि ये सिविल सूट जो होते हैं वो कैसे ड्राफ्ट होते हैं, कैसे हमने उनकी ड्राफ्टिंग करनी होती है। सिविल सूट वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि जहाँ पे किसी व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, राइट्स को लेके होता है, किसी अधिकार की स्थापना, मतलब जिसके अंदर कोई सजा वगैरह का प्रावधान नहीं होता। जहाँ पे कोई सजा वगैरह नहीं होती, किसी का कोई राइट है, प्रॉपर्टी में हो सकता है, मनी में हो सकता है, या कोई जॉब से रिलेटेड भी जो है ना वो भी राइट ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी का अधिकार जो है, उस अधिकारों की प्रत्या प्रत्यास्थापना या पुनर्स्थापना, मतलब कोई ये कहता है मैं इसका इस जमीन में इतना हिस्सेदार हूं, या मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, ये सारे सिविल दावे होते हैं। एक पैटर्न आउटलाइन अगर आपको पता लग गई तो आप हर तरह का सूट जो है वो ड्राफ्ट कर सकते हैं, और बहुत इजी प्रोसेस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिविल सूट की ड्राफ्टिंग में आपको एक सिविल सूट जो है वो ड्राफ्ट जो ड्राफ्टेड है उसके थ्रू आपसे बातचीत करना चाहूँ। जैसे कि सिविल सूट आप सब लोग जानते हैं, वो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसके तहत डलता है। और ये कहाँ डलता है? ये आपके एरिया के अंदर जो भी सिविल जज है, डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट में भी एक सिविल जज, सीनियर डिवीजन उसको बोलते हैं, CJSD। अब ये जैसे जींद का मामला है तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज के पास में ये सूट जाएगा। उसके बाद वहां पे कई सारे सिविल जज हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। वो किसको मार्क करेगा वो उसकी मर्जी होती है, एक सीनियर डिवीजन का लेवल का। तो सिविल जज सीनियर डिवीजन इन द कोर्ट ऑफ, पहले आपने कोर्ट का नाम लिखना है, इन द कोर्ट ऑफ। ये सभी सिविल दावों के अंदर यही टाइटल रहेगा। आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट अगर अलग है तो। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है, भाई आप प्लेंटिफ कौन है, जो आपके पास कौन सा क्लाइंट आया है। मतलब आपके क्लाइंट का आप पूरा नाम लिखोगे, जैसे कि श्रीमती शांति, डॉटर ऑफ सो एंड सो एंड वाइफ ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ विलेज खरक्रांजी, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट जी, नाउ रेजिडेंट ऑफ कोटकला। ये जिसमें दावा दायर करना है वो प्लेंटिफ हो जाता है। तो ये प्लेंटिफ हो गया। फिर वर्सेज, यहाँ पे आप टाइप करवाएंगे वर्सेज बलबीर, दलबीर, सो सन्स ऑफ सो एंड सो। ये डिफेंडेंट सेट नंबर 1, सेट नंबर 1, 2, 3 कैसे होते हैं ये भी डिटेल में बात करेंगे। सभी डिफेंडेंट अब यहाँ पे आ जाएंगे। फिर श्रीमती फूलपति, वाइफ ऑफ लेट सो एंड सो, नंबर 6 संजय सन ऑफ सो एंड सो, ऑल रेजिडेंट ऑफ ये। पूरे एड्रेस आपको उनका देना है, गांव का नाम, पता, शहर में रहते हैं तो गली नंबर है, मकान नंबर है, या वार्ड नंबर है, और डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये मेंशन करना है। अब यहाँ से जो है ना आपका ये 2 चीजें आ गई, समझने बिल्कुल क्लियर है। पहले आपको नाम और पते देने हैं प्लेंटिफ्स के और डिफेंडेंट्स के। अब यहाँ से आपकी प्रेयर शुरू होती है। अब जो ये दावा है इसके अंदर एक सेल डीड को जो है फ्रॉड के बेस पे चैलेंज किया गया था। इसी तरह से विल चैलेंज हो सकती है, इसी तरह से कोई और दूसरी चीज चैलेंज हो सकती है। तो यहाँ पे एक सेल डीड जो है उसको चैलेंज किया गया। वो कैसे चैलेंज किया है? यहाँ पे सूट फॉर डिक्लेरेशन। हम क्या मांगेंगे कोर्ट से? डिक्लेरेशन मांगेंगे उस सेल डीड को कैंसिल करने की, कि ये सेल डीड फर्जी है। कैसे मांगेंगे? सूट फॉर डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द सेल डीड, अब ये सेल डीड आ गई ना, डेटेड सो एंड सो बियरिंग रजिस्ट्रेशन, ये सेल डीड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट होती है, कहाँ रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार जींद एंड अदर सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ। मतलब आपने सिर्फ सेल डीड का रजिस्ट्रेशन अगर कैंसिल करवाना है कि भाई ये फ्रॉड के बेस पे हो गई है, मुझे पता नहीं था, या किसी और वजह से सामने वाले को राइट नहीं था करवाने का, ये सेल डीड वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी इसलिए उसको वो बेच नहीं सकता था। इस तरह से सेल डीड को जब आप चैलेंज कर रहे हैं, या विल को चैलेंज कर रहे हैं, या कोई और डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ उसको चैलेंज नहीं करना, उसके साथ साथ में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
एंड अदर सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन इट्स बिहाफ इफ एनी, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि किसी ने किसी को बेच दी, उसने आगे भी बेच दी हो, उसने लोन ले लिया हो, कुछ और कर दिया हो, and its subsequent documents on its behalf, if any, pertaining to 1/8 share of plaintiff in खेवट नंबर। अब प्लेंटिफ क्या कहता है कि मेरा इसके अंदर जो है 1/8 हिस्सा था, और ये कहाँ कौन सी खेवट में, अब ये खेवट नंबर आ जाएंगी, खेवट नंबर, खतौनी नंबर, अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन नंबर, डेटेड सो एंड सो, मतलब इस म्यूटेशन से ये जमीन इसके नाम पे आई होगी जो प्लेंटिफ है, और उसके बाद जो है ना उन्होंने आगे मतलब फ्रॉड करके उसके उसके थ्रू एक सेल डीड करवा ली, और ये टोटल मेजरिंग 9.5 मरला लैंड, दैट इज 291 स्क्वायर यार्ड आउट ऑफ टोटल लैंड 3 कनाल 17 मरले। अब ये डिटेल्स आपको कहाँ से मिलेंगी, ये मिलेंगी उस प्रॉपर्टी की जो फर्ज जमाबंदी होती है, ये आपको मिल जाएंगी उस सेल डीड के अंदर, आपको पूरा हवाला मिलेगा, ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपने डाली। सिविल सूट के अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉपर्टी की आपने पूरा डिस्क्रिप्शन देना होता है, कि आप जिस चीज को चैलेंज कर रहे हो सिर्फ ये लिख देना काफी नहीं है, सेल डीड नंबर सो एंड सो टू बी डिक्लेयर नल एंड वाइड, नहीं, किस खाते में है, किस खतौनी में है, कौन से साल की जमाबंदी से आप रेफर कर रहे हैं, और तो वो सारी डिटेल्स, और कौन सा किला नंबर है आपका, उसके अंदर कितना हिस्सा बनता है, उस खेवट के अंदर कितनी टोटल जमीन है, उस सारा डिस्क्रिप्शन आप देंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई ये जो है ये इसका प्लेंटिव का 1/8 हिस्सा बनता है, और ये खेवट नंबर इसमें, खाता नंबर, खतौनी नंबर इसमें, म्यूटेशन नंबर इसमें, और ये म्यूटेशन का डेट है, टोटल मेजरिंग इतने 9.5 मरला, और जिसके अंदर से जो है ना इसका 291 स्क्वायर यार्ड हिस्सा बनता है, और सिचुएटेड एट विलेज, कौन सी जगह पे ये सिचुएटेड है, सो एंड सो विलेज, सो एंड सो। अब आगे हियर एंड आफ्टर एज सूट लैंड, यहाँ पे आप इसको जो है ना डिस्क्रिप्शन के बाद में हियर एंड आफ्टर कॉल्ड एज सूट लैंड, ब्रैकेट बंद कर देंगे इसको। अब बार बार ये सारी चीज दावे में रिपीटेशन की बजाय आप इसको हियर आफ्टर कॉल्ड एज, भाई आगे से इसको इसको सूट लैंड बोला जाएगा। तो सूट लैंड जब भी आर्ग्यू होगा, कोई जो भी केस के अंदर गवाहियां होगी, सूट लैंड क्या कहलाएगा, ये वाला डिस्क्रिप्शन समझा जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए अब हियरनाफ्टर इज नो डॉक्यूमेंट इन द आइज ऑफ लॉ, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो सेल डीड है ये नो डॉक्यूमेंट इन द आइज ऑफ द लॉ है, एंड द सेम इज रिजल्ट ऑफ फ्रॉड misrepresentation, and the same is null and void ab initio and non-est in the eyes of the law and not binding on the rights of the plaintiff। प्लेंटिफ ये कह रहा है कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के आधार पे ये जो है ना ये तैयार की गई है, और ये नॉनेस्ट है, नो वॉइड एब इन इशू है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके बाद नॉट बाइंडिंग ऑन द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ, ये सेल डीड मेरे राइट्स के ऊपर कोई मायने नहीं रखती, एज द प्लेंटिफ इज ऑनर इन पोजीशन ऑफ हर शेयर एंड परमान, मतलब ये कह रही है कि ये अभी भी मेरे पास ही है, और मैं ही इसकी ऑनर और इसकी पोजीशन हूँ। एंड फर्दर, अब यहाँ पे आपको स्टे भी चाहिएगा, आपको इस केस के अंदर स्टे भी चाहिएगा, एंड फर्दर, yes, and for permanent injunction restraining the defendants to refrain from interfering into the peaceful and property possession of the plaintiff to the extent of so and so share over the suit land, भाई उनको रोका जाए, मैं तो इसके कब्जे में हूँ, प्लेंटिफ कह रही है, और मेरी जमीन है ये, और जो ये सेल डीड है ये फ्रॉड और फर्जी है। तो अब एक चीज और भी मांगेंगे ना आप इसमें, कि भी जो है इनको इंटरफेयर करने से रोका जाए, मेरे को धक्के से उसमें से ना निकाले ये। इसके बाद फर्दर एक और प्रेयर इसके अंदर, एंड फर्दर टू रिफ्रेन फ्रॉम एलिनेटिंग द सूट लैंड इन फेवर ऑफ एनी अदर्स बाय वे ऑफ सेल, लीज, मॉर्गेज, गिफ्ट, ट्रांसफर एक्सेट्रा, और बाई एनी अदर मीन्स नाउ और इन फ्यूचर। ये 4-5 शब्द आप जरूर लिखें कि अब उसको वो आगे जो है जब तक ये सूट चलता है फर्दर एलिनेट ना करे, बाई वे ऑफ सेल, ट्रांसफर, मॉर्गेज, गिफ्ट, लटरम सटरम, मतलब इस तरीके से कैसे भी किसी भी तरीके से वो थ्रू बाई हिमसेल्फ और थ्रू देयर एजेंट, अटॉर्नी, और बाई एनी अदर मीन्स, खुद भी ना ट्रांसफर करें और किसी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के थ्रू, एजेंट के थ्रू, किसी और के थ्रू भी उसको ट्रांसफर ना करें। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल प्रेयर आ गई। इस प्रेयर के अंदर आप इस तरीके से हर दावे की तकरीबन इसी तरह से प्रेयर बनती है। आपने विल चैलेंज करनी है तो यहाँ विल का नंबर आ जाएगा, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे। आपको कोई और राइट चैलेंज करना है
तो वो इसके अंदर आ जाएगा। आपको जो है ना कोई और एग्रीमेंट चैलेंज करना है, वो इसी तरीके से आ जाएगा। मतलब ये इस तरह से मोटा मोटी आपकी प्रेयर बनती है। इसके बाद पहला पैरा जो होता है, फर्स्ट जो पैराग्राफ आपका बनेगा वो सर इट इज प्रेड एज अंडर के बाद कि प्लेंटिफ जो है रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो, वो मतलब अपने बारे में बताएगा प्लेंटिफ कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यही ऐसे ऐसे है और मेरे इतने बच्चे हैं और मेरी जो है ना अगर उनका कोई एंसेस्ट्रल नेचर है प्लेंटिफ और डिपेंडेंस का, तो वो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फर्स्ट पैरा में दे सकते हैं और देना चाहिए। द ब्रदर ऑफ द प्लेंटिफ ईश्वर एंड मदर ऑफ प्लेंटिफ नेमली रुक्मिणी हैज ऑलरेडी डाइड। एक भाई गुजर गया, एक जो है ना मदर गुजर चुकी है प्रायर टू डेथ ऑफ श्री धर्मा। अब ये धर्मा कौन है? धर्मा है, चलो देखते हैं धर्मा कौन है। डॉटर ऑफ लेट श्री धर्मा, मतलब ये धर्मे की छोरी है जिसने ये चैलेंज किया। भाई धर्मा भी गुजर गया, माँ भी गुजर गई और एक भाई था वो भी गुजर गया। अब उसके बाद जो है मेरा अब जो बचे हुए हैं, जो धर्मे के वारिसान जो बचे हुए हैं, उनमें से एक मैं हूँ और इस तरीके से सभी का जो हिस्सा उसमें से मेरा 1/8 हिस्सा जो है इस जमीन के अंदर बनता है। तो इसने अपनी पूरी मतलब खानदान के बारे में बताया कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये धर्मे की होगी, धर्मे से आगे जो है इसका फिर गुजरने के बाद इसका 1/8 हिस्सा बनता है। ये देखिए यहाँ आ गया सेकंड पैरा के अंदर। आफ्टर द डेथ ऑफ धर्मा फादर ऑफ द प्लेंटिफ बिकेम ऑनर इन पोजीशन ऑफ 1/8 शेयर। धर्मे के आगे 8 वारिस थे और उनमें से ये 8वां हिस्सा मेरा बनता है। ठीक, अब ये बात जो है यहाँ पे क्लियर हो गई। और इस केवट के अंदर ये म्यूटेशन भी इनकी दर्ज हुई। म्यूटेशन कब दर्ज हुई? इंतकाल जिसको बोलते हैं। धर्मे की जब डेथ हुई तो उसके बाद ये इंतकाल इनके नाम पे, इसके बच्चों के नाम पे, धर्मे की वाइफ के नाम पे, धर्मे की जितनी बेटे बेटियां थी सबके नाम पे इंतकाल चढ़ गया। ये पहली चीज उसने अपने डिटेल बताई कि भाई मैं कौन हूँ और मेरे फादर कौन है और उनके अंदर। दूसरी चीज दूसरे पैरे में क्या बताना है कि ये प्रॉपर्टी इसके पास कैसे आई, मतलब दूसरी पॉइंट मेरे पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई जिसकी सेल डीड को मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे करके इस म्यूटेशन के द्वारा मेरे नाम पे आई। अब तीसरे पैरे में प्लेंटिफ जो है वो लेडी है, वो ये कह रही है कि मैं एक सिंपल हूँ, इलिटरेट हूँ, रस्टिक हूँ, गाँव की पर्दा नशीन लेडी हूँ और जो डिफेंडेंट्स है वो बड़े चालाक और चतुर लोग हैं। Defendant number 4 is real Bhabi in relation to the plaintiff. Defendant number 1, 2, 3, 5, 6 are co-villager of the plaintiff. तो ये कह रही है कि भाई 4 नंबर जो है डिफेंडेंट वो मेरी भाभी है और 1, 3, 5 और 6 जो है ये गांव वाले हैं। और प्लेंटिफ जो है यूज टू विजिट हर पेरेंटल होम एट द हाउस ऑफ भाभी, दैट इज द प्लेंटिफ भाई वो 4 नंबर के ऊपर पूरा भरोसा करती थी अपनी भाभी के ऊपर। और ये जो है ना 1, 3 और 5, 6 ये गांव के लोग। अब प्लेंटिफ ने क्या किया, पहले अपने बारे में बताया, फिर वो प्रॉपर्टी जो थी उस प्रॉपर्टी की वो मालिक कैसे है वो बताया। नेक्स्ट पैरे में उन्हें डिफेंडेंट्स के बारे में बताया कि कौन कौन क्या क्या है, उसके क्या क्या लगते हैं। नंबर 4, अब 4 नंबर पैरे में ये आ गया कि इस तारीख को 3/12/2013 को प्लेंटिफ जब वो गांव में आई तो डिफेंडेंट नंबर 4 कौन है? उसकी भाभी के उसने बताया कि सतबीर जो है वो उसके बड़ा अच्छा जानकार है, डिफेंडेंट नंबर 5, और उसकी जानकारी आगे है। और उसने बताया कि ये बैंक वगैरह वालों को जानते हैं और वो तेरे नाम जो है ना एक लोन करवा सकते हैं, तेरे नाम जो जमीन है उस पर तू लोन ले ले, पैसा मिल जाएगा। और लोन करवाने के लिए इसने किसका नाम लिया? डिफेंडेंट नंबर 4 ने डिफेंडेंट नंबर 5 का। इसके बाद ये कहती है कि इनकी बातों पे भरोसा करके वो लोन लेने के लिए तैयार होगी मैं। और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी के लिए जो है 5 और 6 नंबर डिफेंडेंट जो है जीप कोर्ट में मेरे को ले आए। 5 और 6 कौन है? ये रहे सतबीर और संजय जो है ये मेरे को लोन दिलवाने के लिए जो है वो वहां पे ले आए कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर। कृषि कार्ड वगैरह बनवाना है ऐसा बोल के उन्होंने बोला होगा और ऐसा बोल के उसको जो है ना लोन दिलवाने के लिए वहां पे ले आए। अब इसके बाद उनकी बातों पे मैंने भरोसा करके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह भी ठीक है, तुम मेरे भाई भाभी हो तो जो मेरे से डॉक्यूमेंट बनवाने साइन वाइन जो करवाने वो करवा लो।
और उसके बाद जो है वो मेरे को ये क्या कह रही है कि ये जो है ना वहाँ कोर्ट में लेके गए, वहां पे कुछ जगह मेरे साइन हुए और स्नैप फोटो वगैरह लिए गए, फिर मेरे को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में लेके गए और वहां पे जाके मेरे अंगूठा लगवाया और जो है ना रजिस्ट्रार के सामने कुछ कागजात थे उनके ऊपर अंगूठा लगाया। लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे को कुछ भी वहां किसी ने भी, जब वो लिखे गए थे, जब वो पेश किए गए, मेरे को रीड ओवर करके पढ़ के नहीं सुनाए गए। और यहाँ पे एक और बात ये लगती है कि यहाँ पे उस टाइम पे नंबरदार राजेश और सतीश जो खरक राम जी के थे, ये भी वहां पे आए हुए थे, टाइपिंग वगैरह जब हो रही थी तो ये भी लोग वहां पे मौजूद थे। और इस तरह से जो है उन्होंने उस अलेज्ड सेल डीड को सेल डीड करवा ली मेरे से धोखा दे के। मेरे को कुछ भी नहीं बताया, मैं अनपढ़ हूँ, रस्ती हूँ, गाँव की हूँ, पर्दा नशीन लेडी हूँ। तो डिफेंडेंट्स ने बताया, मतलब इन्होंने फिर कहा कि भाई तेरा लोन सैंक्शन हो गया है और खाते में जो है ना वो तेरे खाते में हफ्ते 10 दिन में पैसे आ जाएंगे। उसके बाद मैंने वेट किया, पैरा नंबर 6 पूरी स्टोरी मतलब आपको शेयर करनी है। एक हफ्ते तक मैंने वेट किया, कोई पैसा वैसा नहीं आया। तो उसके बाद डिफेंडेंट्स ने सब ने ये बताया कि भाई तेरा जो हिस्सा है, और डिफेंडेंट नंबर सेट हैज बीन सोल्ड टू डिफेंडेंट नंबर सेट नंबर 1 अगेंस्ट द सेल कंसीडर। भाई 2,91,000 रुपया में वो तो बिक लिया, बेच दिया तूने, तू सेल डीड करवा के आई थी। अब सेट नंबर 1 और 2 क्यों बनाए थे? सेट नंबर 1 और 2 इसलिए बनाए थे, यहाँ पे देखिए, देखो ये सेट नंबर 2 कौन है? ये इसके घर वाले, कुलपति वाइफ ऑफ लेट श्री ईश्वर, सतबीर सन ऑफ रामस्वरूप, संजय सन ऑफ सतबीर और इन्होंने इनके नाम पे ये रजिस्ट्री करवा ली। ये कह रही है कि मेरी जो जमीन थी, मेरी जमीन को इनके नाम पे रजिस्ट्री इन्होंने करवा दी झूठ बोल के। तो ये सेट नंबर 2 हो गए, ये सेट नंबर 1 हो गया। दो ने झूठ बोल के फर्जीवाड़ा करके मेरी जमीन इनके नाम पे करवा दी। तो ये सेट नंबर 1 और 2 इस तरीके से बना सकते हैं। और मामला अगर सीधे सीधे है तो सेट 1 2 बनाने की जरूरत नहीं होती, वो सिंपली एक ही डिफेंडेंट्स एक ही सेट में चलते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे? यहाँ पे रजिस्ट्री हो गई थी और एक हफ्ते की बात हो चुकी थी। इसके बाद जो है चलो यहाँ से देख लेते हैं 7 नंबर पे, दैट द डिफेंडेंट्स हैव चीटेड द प्लेंटिफ एंड गॉट। अब ये कह रही है कि चीट किया गया मेरे साथ में और इस तरीके से गॉट एग्जीक्यूटेड द अलेज्ड सेट लीड नंबर इन द नेम्स ऑफ डिफेंडेंट सेट नंबर 1। मेरे को चीटिंग करके 1 नंबर के जो सेट पे जो लोगों उनके में रजिस्ट्री करवानी है और मैंने कभी भी ये एग्जीक्यूट नहीं करी है इनके हक के अंदर, और कोई पैसा मेरे को नहीं दिया गया था। और डिफेंडेंट नंबर सेट और 1 और 2 जो है इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके नंबरदार राजेंद्र और सतीश कुमार जो दोनों गांव खरीदते हैं, इस तरह मेरे साथ में धोखाधड़ी करके की है। और इन्होंने अपराध भी किया है, ऑफेंस जो है पुनिशेबल विद जो है ना पुनिशेबल ऑफेंस भी इन्होंने किया है क्रिमिनल स्टेट का, जिसके लिए जो है ना मैं अपना राइट रिजर्व करती हूँ, प्लेंटिव रिजर्व और राइट टू प्रोसिक्यूट देम अंडर द प्रोविजन ऑफ पीनल स्टैट्यूट। भाई मैं इनको FIR दर्ज करवाना हो गया या जो भी चीटिंग के लिए मुकदमा है, वो अलग से मेरा राइट है जिसको मैं रिजर्व रखती हूँ। इसके बाद ये कहती है कि प्लेंटिव जो है इसकी ऑनर इन पोजीशन है, ये वो डिटेल फिर से यहाँ पे आ गई। इसके अंदर 1/8 हिस्सा है यानी कि 291 गज, और ये सेल डीड नंबर सो एंड सो इस डिफेंडेंट सेट नंबर 1 के हक में नल एंड वॉइड है, नॉन बाइंडिंग है राइट्स के ऊपर में। और इसके बारे में प्लेंटिफ ने इनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि भाई ये कैंसिल करवा दो, ये तुमने गलत करवा लिया, जिसके बारे में इन्होंने डिड नॉट गॉट द सेल डीड कैंसिल, उन्होंने कैंसिल नहीं करवाई है। इसके बाद ये कह रही कि जो डिफेंडेंट सेट नंबर 1 है जिसने अपने हक में रजिस्ट्री करवा ली है वो एडामेंट है। मतलब आपको स्टे लेना है तो फिर फियर भी बताना पड़ेगा ना कोर्ट को कि भी आपको स्टे क्यों चाहिए। आप ये बता रहे हो यहाँ पे कि ये एडामेंट है कि ये इसकी पोजीशन लेके रहेंगे और किसी और को बेच देंगे, ये ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं। और किस बेस पे? उस अलेज्ड सेल डीड के बेस पे, और उनको ऐसा करने की कोई राइट टाइटल अथॉरिटी नहीं है। और बहुत बार इनको बोला गया लेकिन वो मना कर रहे हैं। अब यहाँ पे थ्रेट्स जो है वो इमिनेंट एंड अर्जेंट इन नेचर है, और इसके बाद इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है कि कोर्ट के आकर अंदर आके मैं कोर्ट की शरण लूं।
और काज ऑफ एक्शन जो है प्लेंटिफ को कब अक्रू हुआ, 3/12/2013 को, मतलब जिस दिन ये सेल डीड हुई। काज ऑफ एक्शन, आपने डेट ऑफ काज ऑफ एक्शन, ये 2-3 पैरे बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल पैरे है लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है। पहले तो आपको थ्रेट दिखानी है कि किस प्रकार की आप क्यों स्टे चाहिए, उसके बाद काज ऑफ एक्शन कब अराइज हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन भी गवर्न करता है। तो इसलिए लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर आपका दावा होना चाहिए। काज ऑफ एक्शन 3/12/2013 को अराइज हुआ, जब इन्होंने ये मेरे नाम ये जो है सेल डीड करवा दी। अब वैल्यू, आपको वैल्यू ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस इज रुपीज असेस्ड ₹200 एंड कोर्ट फीस ऑफ सो एंड सो अफिक्स। वैसे तो सेल डीड के ऊपर जो है एड वॉल्ड्रम कोर्ट फीस लगती है, जो कि एक चार्ट होता है, उसके अंदर काफी अच्छी खासी वो मेरे ख्याल से 4-5% के करीब जो वैल्यू के अकॉर्डिंग लगती है। लेकिन जहाँ पे फ्रॉड का एलिगेशन है कि भाई फ्रॉड के बेस पे कोई आप चीज चैलेंज कर रहे हो, तो वहां पे कुछ हाई कोर्ट की और हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि भाई फ्रॉड के बेस पे अगर वो है तो आप जो है वैल्यूएशन अपने हिसाब से कर सकते हो। ये वैल्यूएशन आपने 200 की एक कोर्ट फीस लगा दी। अब ये पहले ये जो है ना आज ऑफ एक्शन आ गया, ये फीस आ गई, ये फॉर्मल पैरा किया आएगा कि ये कहाँ सिचुएट करती है, भाई ये इस गांव में सिचुएट करती है, विच कम अंडर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। सिविल सूट भाई कहाँ डालोगे, जहाँ पे जमीन है उस एरिया के जो है ना सिविल जज के पास में डालोगे। तो यहाँ पे आपने ये भी बताना है कि आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और कॉम्पिटेंट आप इस सूट को ट्राई करने के लिए। इसके अलावा एक पैरा ये कि इस जमीन से संबंधित, इस मामले से संबंधित पहले ना कोई मुकदमा डाला था और ना अब कोई डाला हुआ, ये एक ही मुकदमा है। और नेसेसरी नंबर नेक्स्ट एफिडेविट आपको साथ में लगाना इन कंटेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। भाई ये जो कंटेंट्स एफिडेविट बनेगा एक अलग से 1-2 पेज का कि भाई ये दावा मैंने डाला और ये दावे के अंदर जो भी मेंशन किया वो मैंने अपनी जानकारी और दी गई लीगल जानकारी के आधार पे ये सब कुछ सत्य है, ठीक। और इसके साथ में डुप्लीकेट कॉपी ऑफ प्लेंट भी आपने देनी, मतलब प्लेंट जो है वो 2 पेश करनी, 2 कॉपी देनी होती कोर्ट के अंदर, एक नहीं देनी होती। ये अमेंडमेंट आ गया। इसके बाद प्रेयर क्लॉज, फिर वही ऊपर वाला जो प्रेयर थी आपकी वही यहाँ रिपीट हो जाएगी। Therefore, prayer suit for declaration be decreed in favor of plaintiff and against the defendant to the effect। तो यहाँ से वो सारी ग्राम कहानी वो यहाँ से देखिए यहाँ तक आ गई। डेट आ जाएगी, सबमिटेड बाई आ जाएगा, कौन है आप, प्लेंटिफ का वो जो सारा एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा। और ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। वेरिफिकेशन वेरीफाइड दैट कंटेंट ऑफ द प्लेंट फ्रॉम पैरा नंबर 1 से 15 आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक, ये आपका डेट आ गई प्लेंटिफ, ये थ्रू काउंसिल, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा वकील साहब का। इसके साथ में आपको एक एफिडेविट लगाना है। प्लेंट का एफिडेविट बोलते हैं उसको, फॉर्मल एफिडेविट होता है, उसमें सिंपली ये सूट मैंने फाइल किया और इसके अंदर जो कंटेंट दिए गए हैं वो ट्रू एंड करेक्ट है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो जानकारी है और सारी चीजें सही है उसके अंदर। ये आपका जी सिविल सूट की ड्राफ्टिंग होगी। इस तरीके से आप जो है किसी भी प्रकार का सूट जो है इस पैटर्न के ऊपर ड्राफ्ट कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और धीरे धीरे करके कुछ और सूट्स, कुछ और दावे, कुछ बेल एप्लीकेशन, ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे। पहले बोर्ड में थोड़ी दिक्कत होती थी, हर चीज दिखाई नहीं जा सकती थी। अब यहाँ पे ये डिजिटल बोर्ड की रिक्वायरमेंट हुई तो ये मंगाया गया, क्या करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।